हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और उसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं पैरेलक्स मेथड क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर देखने से पहले इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप ठीक से देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो, ठीक से अंडरस्टैंड करो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो होप सो आपने इसके पहले के लेक्चर्स देखे हैं। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। तो बच्चों, पता है हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जो एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, वो है मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेकिन पहले के जमाने में मीटर नहीं हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में स्टोरी बताई है कि पहले के जमाने में जो लेंथ का यूनिट हुआ करता था, वो बहुत लोग क्या करते थे, अपने हाथ का यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। मतलब जैसे कि हम लोग ऐसे मेजर करते थे, तो ऐसे मेजर करके हाथ का यूज करके मेजरमेंट लिया जाता था लेंथ का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी कि किसी का हाथ बड़ा, किसी का हाथ छोटा, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती थी मेजरमेंट के लिए। तो इसके लिए कुछ राजा लोगों ने, कुछ कंट्रीज के जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने क्या किया, एक राजा ने अपने पैर का मेजरमेंट लेके उसकी स्केल बना दी, जिसको नाम दिया 1 फुट। स्केल बना के अपनी कंट्री में बांट दी। और एक राजा ने अपने नाक से लेके हाथ की उंगली तक का जो मेजरमेंट है, वो डिस्टेंस मेजर किया और उसकी स्केल बना के, जिसको नाम दिया यार्ड, और पूरी कंट्री में बांट दिया। मतलब एक कंट्री में फुट यूज होता था लेंथ का यूनिट, तो दूसरी कंट्री में यार्ड यूज होता था। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम होने लगी। जब एक कंट्री का इंसान दूसरी कंट्री में जाने लगा, तो उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उनको ये यूनिट्स पता नहीं थे। तो इससे सभी कंट्रीज ने इकट्ठा आके एक डिसीजन लिया कि जो लेंथ का यूनिट है, वो कुछ तो भी एक ही होना चाहिए जो सभी कंट्रीज यूज कर सके। और तब जाके उन्होंने मीटर ये यूनिट बनाया। तो मीटर मेजर करने के लिए, मीटर ये यूनिट बनाने के बाद उसका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया गया और उसकी स्केल बनाई गई, जो कि सभी कंट्रीज में बांट दी गई। और जो स्टैंडर्ड स्केल थी, वो एक नेशनल ब्यूरो में आज भी अवेलेबल है, वहां पे रखी है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये स्टैंडर्ड स्केल वहां पे रखी है, वही हम लोग यूज करते हैं। बट इससे भी एक प्रॉब्लम है, अगर पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है, कहीं कारण अगर कुछ हुआ और पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो जो स्टैंडर्ड का लेंथ का मीटर यूनिट हमने बनाया है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने लिया है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब आगे जाके अगर हमें मीटर ये स्केल लेनी है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो लाइफ लॉन्ग नहीं था, वो कभी कुछ कारण डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने लेंथ का जो मीटर का स्टैंडर्ड है, उसको मेजर कैसे किया जाए, किसको स्टैंडर्ड माना जाए ताकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि एक चीज दुनिया में ऐसी है जो पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और वो चीज कौन सी है? लाइट। फिर उन्होंने लाइट का यूज करके वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया 1 मीटर का। फिर लाइट को यूज करके 1 मीटर कैसे बनाया, वो मैं आपको बताती हूँ। एज वी नो दैट, सबको पता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो हम लोग c से डिनोट करते हैं। और लाइट के स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, जो कि हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 299,792,458। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड है, उसकी वैल्यू कितनी है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट इतना स्पीड ट्रैवल करता है, ये सबको पता है। तो एक सेकेंड में अगर लाइट इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम लोग इसका यूज करके 1 मीटर का स्टैंडर्ड बना सकते हैं। कैसे? देखो,
यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू को इधर शिफ्ट करती हूँ, मतलब ये वैल्यू को अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे 1 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये उसका मीनिंग है। तो लाइट अगर 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे 1 मीटर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करूंगी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं उसको इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो वो क्या डिवाइड होगी। तो अगर इस वैल्यू को मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो मुझे 1 मीटर की वैल्यू मिलती है। कैसे देखो, तो यहाँ पे मुझे 1 मीटर की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, इस वैल्यू को इधर डिवाइड करो, दैट इज 299,792,458 मीटर सेकेंड। देखो मतलब 1 डिवाइड बाय दिस सेकेंड में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 मीटर। इतने सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलेंगे 1 मीटर, ऐसा उसका मीनिंग है। फिर इससे ही मीटर की डेफिनेशन बनाई गई, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी जाती है, और वही आज हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम 1 मीटर किसको कहेंगे। लाइट जब इतने सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है उसी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे, और वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा। तो चलो इसकी फिजिक्स में डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्ट इन थ्योरेटिकल फॉर्म। तो इससे डेफिनेशन ऑफ मीटर बनाई गई। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल of 1 divided by 299,792,458 of second called as meter। और यही डेफिनेशन आज हम लोग एज अ स्टैंडर्ड मीटर यूज करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि मीटर की डेफिनेशन कैसे बनी और स्टैंडर्ड मीटर कैसे बना। लेकिन ये जो मीटर यूनिट है ये हम लोग छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटे नहीं। अगर मुझे कोई टेबल बनाना है तो वहाँ पे मैं मीटर यूज़ करूँगी, या फिर कोई डिस्टेंस मेजर करना है, मुंबई से लेके नासिक तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो मैं मीटर यूज़ करूँगी। मीटर, किलोमीटर, ये यूनिट्स में मेजर कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन सपोज मुझे कोई प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो मीटर ये यूनिट उसके लिए बहुत छोटा है। तो ऐसे लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ अलग यूनिट्स बनाए। तो वो कौन से यूनिट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट बनाया गया उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम सिंबॉलिकल फॉर्म में AU से डिनोट करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर होने की वजह से उन्होंने उसको नाम दे दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब कंसिडर करते हैं ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ और सन, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सन, इनका जो सेंटर है ये सन का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है। इन दोनों के सेंटर से जोड़ के जितना डिस्टेंस हमें मिलेगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। और इसकी वैल्यू अगर हमें किलोमीटर में चाहिए तो इसकी वैल्यू किलोमीटर में है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू मीटर में दी जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मुझे आप लोगों को ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैम सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर कैसे किया गया। तो इसको मेजर कैसे करना है ये मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये 2 प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, फिर भी हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो याद रखो कि लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग ये यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ नहीं करते। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए दूसरा यूनिट बनाया गया, दैट इज द लाइट ईयर।
अभी द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड लाइट ईयर, मतलब 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर। देखो लाइट को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने के लिए कुछ साल लगते हैं, तो एक ईयर में, एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये उसकी वैल्यू है। जैसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू भी मीटर में कन्वर्ट की जाती है और 1 लाइट ईयर की भी वैल्यू, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है। देखो 10⁻15, 1 किलोमीटर पे 10⁻3 होता है, ये 10⁻15 मीटर है, दैट मीन्स इट इज सो लार्ज वैल्यू। तो इसको मीटर में लिखने के बजाय अच्छा है कि इसको एक सेपरेट यूनिट दिया जाए, दैट इज द 1 लाइट ईयर एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट बनाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारसेक क्या होता है, दैट इज इन सिंबॉलिकल फॉर्म पीसी। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। मतलब क्या, देखो अभी ये थेरोटिकली पढ़ के आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये सन है और ये अर्थ यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, तो ये सन है और यहाँ पे ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो हमें पता है अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग एक सन से लेके एक रेफरेंस लाइन ले ऐसे, जिससे हमें एंगल बनाना है ये अर्थ को, तो अर्थ जब यहाँ पे रहेगी यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी, फिर ऐसे जाते 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 कुछ एंगल बनाएगी अर्थ, यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है। तो ये एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग एंगल कम होते जाएगा। तो ये एंगल हमें कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 सेकेंड जितना मिलना चाहिए। तो जहाँ पे जितने सपोज यहाँ पे ये एंगल कुछ ज्यादा है, यहाँ पे जाते जाते और ज्यादा हो गया, कम हो गया, यहाँ पे जाते जाते कम हो गया और कम हुआ और कम हुआ, और फिर इस डिस्टेंस पे हमें वो एंगल कितना मिला, 1 सेकेंड जितना मिला। तो कितने डिस्टेंस पे, सन से लेके यहाँ तक के कितने डिस्टेंस पे ये एंगल हमें 1 सेकेंड मिलता है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पारसेक। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पारसेक। तो यही पारसेक की डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, इसी को बोला जाता है पारसेक। तो देखो इसको अभी अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रेडियन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा हमने प्लेन एंगल की डेफिनेशन लर्न की थी। तो वहां पे प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या थी, द एंगल इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन था, बट वो प्लेन एंगल हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे देखो ये अगर हम सेंटर कंसीडर करें तो यहाँ पे ये सर्कल बनेगा और ये उसकी रेडियस बनेगी, ये सेंटर एस कंसीडर करें तो यहाँ पे ये जो पारसेक है ये उसकी रेडियस बनेगी और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क बनेगा और ये होगा अपना एंगल 1 सेकेंड। तो हमें मिलेगा 1 सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 सेकेंड रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें क्या निकालना है, ये रेडियस मतलब पारसेक निकालना है। रेडियस क्या है अपनी, यहाँ से ये हो गया आर्क, ये होगी उसकी रेडियस और ये हो गया उसका एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या है अपनी पारसेक, तो ये आर हमें निकालना है। तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर्क डिवाइड बाय 1 सेकेंड इन रेडियन, आर्क डिवाइड बाय 1 सेकेंड इन रेडियन। तो यहाँ पे आर्क हमें पता है और 1 सेकेंड मतलब ऑलरेडी उसकी वैल्यू दी ही है, तो इसका यूज करके आप आर निकाल सकते हैं। बट इसकी रेडियन की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, सभी को ये मीटर में पुट करना पड़ेगा आर्क, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और इसकी रेडियन की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो रेडियन की वैल्यू आई थिंक मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल पढ़ाया था, उसमें मैंने रेडियन की वैल्यू निकाल के दी है। तो वो वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करने वाली हूँ, इससे आपको 1 पारसेक की वैल्यू मिलेगी।
तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें R मिलेगा, R इज इक्वल टू R है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकेंड इन रेडियन। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट R इज इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मीटर की वैल्यू कितनी है 1.496 इंटू 10⁻11 और इसकी वैल्यू कितनी है दैट इज 4.847 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यूज रेडियन की वैल्यू मैंने निकाल के दी है लेक्चर नंबर 2 में, उसमें देखो। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम कैलकुलेशंस बताओ। कैलकुलेशंस के लिए मुझे एक स्पेशल लेक्चर बनाना पड़ेगा, अभी ऐसे मैं बता नहीं सकती डायरेक्टली, क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए मुझे आपको लॉग टेबल सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद में पहले आपको लॉग टेबल सिखा दूंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि उसके लिए सेपरेट कैलकुलेशंस लेने ही पड़ेंगे मुझे। अभी फिलहाल आप बस आंसर्स लिख लो, मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। सो दैट इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। देखो तो पारसेक इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 1 पारसेक की वैल्यू हमें मिलती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हमें मीटर में मिली। देखो पारसेक इन मीटर भी हमने पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीटर में पढ़ा, लाइट ईयर भी मीटर में पढ़ा। तो तीनों वैल्यूज मीटर की आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेगुलर एग्जाम्स में चाहे तो नहीं पूछे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो ये तीनों मीटर की वैल्यूज आपको याद रखनी है। और लेंथ के कितने यूनिट से देखो, ये तो मैंने छोटे लार्ज डिस्टेंस और उससे थोड़ा छोटा और उससे भी छोटे डिस्टेंसेस के अलग यूनिट्स हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो देखो ये 3 यूनिट्स हमने पढ़े। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक की वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर मुझे अभी ये पारसेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे इस 9.46 इंटू 10⁻15 से इसको डिवाइड करना होगा, तो मुझे ये लाइट ईयर में मिलेगी। तो मुझे लाइट ईयर में चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ 3.08 डिवाइड बाय 9.46 इंटू 10⁻15 से डिवाइड करती हूँ, तो ये हमें मिलेगा लाइट ईयर में। तो अगर ये डिवीजन किया तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 3.26 लाइट ईयर। तो देखो 1 पारसेक को अगर आपको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको आंसर मिलेगा 3.26 लाइट ईयर, और अगर वो मीटर में चाहिए तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये अलग अलग कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो बच्चों ये लार्ज यूनिट्स है, ऐसे ही होते हैं स्मॉल यूनिट्स। तो वो भी क्या होते हैं, लार्ज यूनिट्स तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मुझे बहुत ही छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल एटम सबको पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड एज एटम। तो एटम का डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये अगर मुझे मेजर करना है तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस है। तो ये माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स यूज करते हैं। मतलब जितना हम आगे गए थे 10⁻15, 10⁻11, अभी मुझे उतना पीछे आना पड़ेगा 10⁻15, 10⁻11। तो इसके लिए कौन से यूनिट्स है वो सेपरेट से साइंटिस्ट लोगों ने बनाए, वो हमें देखने हैं कौन से यूनिट्स है। तो इसका पहला यूनिट है एंगस्ट्रॉम, जो कि हम लोग ए और उसके ऊपर 0 ऐसे लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है माइनस में, मतलब बहुत ही छोटी 10⁻10 मीटर में वो हम लोग लिखते हैं 10⁻10। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। 10⁻10 का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था। -1 मतलब क्या होता है कि 1 के पहले 0.1 ये उसका मीनिंग है -1 का। 10⁻2 का मतलब होता है 1 के पहले 2 zeros और 1 0 के बाद पॉइंट 0.01। 10⁻3 का मतलब होता है 1 के पहले 3 zeros और 1 0 के बाद पॉइंट, मतलब 1/1000 ऐसा उसका मीनिंग है 0.001।
तो ऐसे 10⁻⁻10 मतलब कितना 0.90 एंड देन 1, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है जो कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। ऐसे ही दूसरा यूनिट होता है फेम्टोमीटर, FM, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो कि हम एटम्स और न्यूक्लियर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, एंगस्ट्रॉम एंड फेम्टोमीटर। देखो बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के अलग यूनिट्स होते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के अलग यूनिट होते हैं। बट लेंथ तो मेजर कैसे करते हैं ये हमने नहीं देखा। तो अभी मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तो देखो, लेंथ को मेजर करने के 2 मेथड्स होती है, बहुत ही सिंपल। वो 2 मेथड्स है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। अभी उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होगा, जिसको हम डायरेक्टली मेजर करते हैं बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट क्या है वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी इनडायरेक्टली एग्जैक्टली होता क्या है। तो 1 बाय 1 दोनों मेथड को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जिस मेथड में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लेंथ को हम लोग डायरेक्टली मेजर करते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अभी कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं लेंथ मेजर करने के? सबसे पहले तो आपको पता है मीटर स्केल, जो सब लोग यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई छोटा सा लाइन भी निकालना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मीटर स्केल यूज़ करते हैं। तो मीटर स्केल का यूज़ करके हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो उसमें कितना सबसे कम से कम रीडिंग हम कितना ले सकते हैं मीटर स्केल का यूज़ करके? दिस इज़ द मीटर स्केल। और मीटर स्केल पे आपको पता है ये 0 होता है, 0 से 1 2 3 4 अप टू ये 30 तक है। तो इसमें सबसे कम लाइन ये 1 सेंटीमीटर होता है, इसमें और 10 लाइन्स होती है। तो एक लाइन कितने की होती है? दैट इज़ द 0.1 सेंटीमीटर की होती है। एक सिंगल लाइन जो है वो कितने की होती है? 0.1 सेंटीमीटर की। मतलब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं 10⁻³ मीटर। मतलब देखो 0.1 को अगर मैंने ये सेंटी को कन्वर्ट कर दिया, सेंटी की वैल्यू आपको पता है 10⁻² मीटर। और ये -1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10⁻1 के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.1 को। तो ये -1 कितना हो गया? -3 मीटर। मतलब मीटर स्केल का यूज़ करके आप कम से कम कितना रीडिंग ले सकते हैं? 10⁻³ मीटर। ऐसे ही अगर मुझे इससे भी छोटा रीडिंग लेना है तो दूसरा और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम लोग कम से कम रीडिंग ले सकते हैं 10⁻⁴ मीटर। मतलब -3 से भी छोटा -4 मीटर रीडिंग हम लोग बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी कम रीडिंग अगर मुझे चाहिए तो 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, और वो 2 इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर। तो ये दोनों का यूज़ करके हम लोग कम से कम 10⁻⁵ मीटर तक रीडिंग ले सकते हैं। मतलब देखो, अगर मुझे मीटर स्केल का यूज़ करके 10⁻³ मीटर तक रीडिंग में ले सकती हूँ, उससे कम रीडिंग चाहिए तो हमें वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी कम रीडिंग चाहिए तो माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर का यूज़ करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गए डायरेक्ट मेथड्स जिनका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली मेजरमेंट लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा मेजरमेंट है या फिर बहुत ही छोटा इससे भी छोटा मेजरमेंट है तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और इससे बड़ा मेजरमेंट होगा तो उसके लिए भी इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग इतना ही रीडिंग ले सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किलोमीटर तक हम लोग रीडिंग मेजर कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा रीडिंग मेजर करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना होगा। तो देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स होते कौन से हैं। देखो बच्चों, ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स है जिसमें पहली मेथड है मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ रेडियन, मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मेथड में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ करने वाले हैं, मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ एक पोल है, ऐसे कंसिडर करते हैं।
यहाँ पे एक पोल है। तो कंसिडर करते हैं बच्चों, सपोज एक लाइट का पोल है और इस लाइट के पोल की हाइट मुझे निकालनी है, ये h मुझे निकालना है। ये सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर कंसिडर करते हैं, ये लाइट का पोल है, यहाँ पे लाइट है और इस लाइट के पोल की हाइट मुझे निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग इसको निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े होके, सपोज मेरे पास एक टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का यूज़ करके टेलीस्कोप को पहले मैं यहाँ पे फोकस करूँगी और यहाँ पे फोकस करने के बाद ये यहाँ का जो मेजरमेंट रहेगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। फिर टेलीस्कोप को रोटेट करके, पहले टेलीस्कोप को यहाँ पे फोकस किया, फिर रोटेट करके हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे और फिर मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, दैट एंगल इज़ थीटा। और ये डिस्टेंस तो हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस तो हमें पता ही होगा, दिस इज़ डिस्टेंस d, तो इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो अभी मैंने बिना कोई स्केल का, बिना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये हाइट में निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, सो का टोवा। देखो ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए हमेशा, सो का टोवा। आपका पहला लेक्चर है 11 का, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सो का मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, एंड टोआ मतलब tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब h डिवाइड बाय d। तो यहाँ पे d आपको पता है, थीटा आपको पता है, थीटा आपने ही लिया है, थीटा आपको पता है, तो ये दोनों का यूज़ करके आप h आराम से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ बिना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हमने ये हाइट निकाला, तो ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं हो गई, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं रेडियन क्या होता है, रेडियन मेथड हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। सपोज कंसिडर करते हैं कि रेडियन मेथड का यूज़ करके हमें इस प्लैनेट का डायमीटर निकालना है, ये उसका प्लैनेट का डायमीटर है और हम लोग यहाँ अर्थ पे है, तो अर्थ पे खड़े होके हमें इस प्लैनेट का डायमीटर निकालना है। अभी बहुत सारे प्लैनेट का डिस्टेंस तो हमें पता ही होता है, क्योंकि पैरेलक्स मेथड का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हम लोग। तो अभी हमें इसका डायमीटर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से हमने अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ फोकस किया ऐसे। पहले हमने इस प्लैनेट के एक पॉइंट पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को फोकस किया, तो ये हमें ऐसी डायरेक्शन लाइन मिलेगी। फिर हमने इसको घुमा के ऐसे दूसरे साइड के पॉइंट पे फोकस किया, मतलब यहाँ पे, फिर हमें यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन लाइन मिलेगी। ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको पता है, दैट इज़ थीटा, और ये प्लैनेट का डिस्टेंस भी हमें पता है, जो कि हम लोगों ने सपोज कंसिडर किया r। तो ये थीटा और r, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग ये मेजरमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कंसिडर करो, ये जो है, ये एंगल का ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट सेंटर है, ऐसे कंसिडर करो, और इसको हम लोग ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं। तो अगर मैंने इसको सर्कल बनाया तो ये उसका सेंटर बनेगा, और सेंटर से ये जो है ये क्या बनेगी, इसकी रेडियस, और ये एक आर्क बनेगा, ये जो डिस्टेंस है ये एक आर्क बनेगा। तो अपना वापस रेडियन का फॉर्मूला, प्लेन एंगल का क्या फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आपको रेडियस पता है, ये एंगल आपको पता है, थीटा पता है, आर पता है, तो आर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर्क इज इक्वल टू, ये आर इधर शिफ्ट कर दो, आर इंटू थीटा। तो इन दोनों का यूज़ करके आप यहाँ पे आर्क मतलब डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ रेडियन, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियन का फॉर्मूला यूज़ किया है इसलिए। तीसरा देखते हैं मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बच्चों मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड यूज़ करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड,
ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, एयर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो इतनी ही रहती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो सपोज हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक पेड़ है और ये पेड़ का डिस्टेंस हमें निकालना है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो इस पेड़ का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साउंड क्रिएट करके ये साउंड यहाँ पे भेजेंगे। ये साउंड यहाँ पे जाएगा और इस पेड़ को टकरा के रिफ्लेक्ट होके आएगा, मतलब इको क्रिएट होगा। तो अभी देखो यहाँ पे हमें इसकी वेलोसिटी पता है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साउंड को भेजेंगे और यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होने के लिए उसको कितना टाइम लगा उस टाइम को मेजर करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बार साउंड जा रहा है वापस आ रहा है, तो 2 बार साउंड, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस आराम से निकालेंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये जो हमें आंसर मिलेगा उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी निकली है वो जाने का और रिटर्न आने का टाइम है, इसलिए 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें वो क्लियर डिस्टेंस मिलेगा। दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे साउंड का यूज़ करके हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब बारी आती है पैरेलक्स मेथड की। तो पैरेलक्स मेथड सेपरेट से आपको बुक में भी दिया है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये तीनों मेथड आपके बुक में नहीं है, बट मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। बट पैरेलक्स मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पैरेलक्स मेथड क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं पैरेलक्स मेथड, लेकिन उसके पहले पैरेलक्स क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, द अपैरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर कॉल्ड एज पैरेलक्स। मतलब क्या, देखो इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। देखो मैं यहाँ पे एक डॉट लगा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं ये एक्टिविटी, इससे आपको एकदम क्लियर होगा कि पैरेलक्स है क्या। इस डॉट लगाने के बाद आप क्या करो, पेन को ऐसे पकड़ो इस डॉट के ऊपर, अपनी एक आँख को बंद करो पहले, और फिर पेन को यहाँ पे इस डॉट के ऊपर ऐसे पकड़ना है एक आँख को बंद करके। उसके बाद पेन के एग्जैक्ट नीचे वो डॉट होना चाहिए। फिर आपने जो आँख बंद करी थी उसको खोलो और जो आँख खुली थी उसको बंद करो। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, आपको पेन की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। मतलब जब आप एक आँख से देखोगे तो पेन यहाँ पे था, अगर आप दूसरी आँख से देखोगे तो पेन की पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होती है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ऐसा उसका मीनिंग है। और उसमें जो अपैरेंट चेंज आता है उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स। तो इसी का यूज़ करके हम लोग पैरेलक्स मेथड में लेंथ मेजर करने वाले हैं। वो कैसे, देखो। तो पैरेलक्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जो एक्टिविटी मैंने बताई है वो आप करो। तो जो अपने दो आँखों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। ये हम लोग देखने वाले ही है नेक्स्ट, अभी जो टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ उसमें। तो ये बेसिस का यूज़ करके और एंगल का यूज़ करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस। पैरेलक्स मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड आल्सो द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का डायमीटर भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आराम से। मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। अभी देखो यहाँ पे पता है आपको किस स्टार, सपोज हमें स्टार के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कुछ स्टार नज़दीक है, कुछ स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और कुछ बहुत ही दूर है। तो बहुत ज़्यादा दूर स्टार्स का हम लोग नहीं निकाल सकते, बट जो थोड़े डिस्टेंस पे है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ द पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एंगल क्या होता है, देखो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर होगा कि पैरेलक्स एंगल क्या है।
देखो बच्चों, कभी कभी हम लोग जब ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो ट्रैवलिंग करते वक्त कंसिडर करते हैं ये छोटी सी गाड़ी, हम लोग इसमें बैठे हैं और इसमें ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करते वक्त हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जब हम यहाँ से गुज़रते हैं तो यहाँ पे एक पेड़ है, तो ये पेड़ जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी तो पेड़ जल्दी पीछे जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ फिर भी मुझे ये दूर का स्टार दिखाई देता है, लेकिन पेड़ दिखाई नहीं देता। अगर मैं यहाँ से गुजरूँ तो यहाँ से मुझे ये पेड़, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो ये पेड़ नज़दीक नज़दीक आने लगेगा, और जब यहाँ से हम पास होंगे तो ये पेड़ पीछे चला जाएगा। बट ये दूर का स्टार अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भी मुझे दिखता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भी वो वही का वही दिखता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भी वही का वही दिखता है, यहाँ से देखूँ या फिर बहुत दूर हम लोग चले गए, कंसिडर करो ये स्टार की जगह पे सन है, मून है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दूर की चीज़ हमें तब तक दिखाई देती है चाहे हम कितना भी दूर जाए, जब तक हम ऐसे मोड़ते नहीं तब तक वो हमें दिखाई देती है। लेकिन ये पेड़ का वैसे नहीं, जब मैं यहाँ से चलती हूँ तो वो तुरंत पीछे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एंगल क्या है देखो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम लोग ये कार की दो पोजीशंस कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ये एक पोजीशन कंसीडर करती हूँ और ये एक पोजीशन हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पहले कार यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन इस पेड़ की तरफ खींचते हैं। तो ये हो गई डायरेक्शन 1, यहाँ से यहाँ तक हम लोग खींचते हैं। फिर कार यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गई, तो यहाँ से मैंने और एक दूसरी लाइन डायरेक्शन की यहाँ से यहाँ तक खींची। अब देखो ये पेड़ के यहाँ पे कुछ एंगल बना है, ये एंगल को ऑब्जर्व करो। दैट एंगल इज सपोज टू बी थीटा। अब मैंने सेम लाइन यहाँ से स्टार की तरफ खींची और यहाँ से भी स्टार की तरफ खींची। तो देखो यहाँ से मुझे बताओ ये एंगल कितना दिख रहा है और ये एंगल कितना दिख रहा है, कौन सा एंगल बड़ा है? तो ये एंगल बहुत बड़ा है और ये एंगल बहुत छोटा है। तो इतना सा एंगल कवर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम में आप इतना एंगल कवर कर लेते हो, बट ये बहुत ही छोटा एंगल है जो हमें नज़र भी नहीं आता और चेंज ही नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलक्स एंगल बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है पैरेलक्स एंगल में और डिस्टेंस में? दिस इज़ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा बोलो? दोनों में रिलेशन क्या आएगा? यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पैरेलक्स एंगल बहुत ही कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो पैरेलक्स एंगल बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि पैरेलक्स एंगल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीजेस, दिस रेशो डिक्रीजेस, दैट मीन्स थीटा डिक्रीजेस। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दो टाइप के रिलेशन होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये थीटा जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस, एंड डिस्टेंस इंक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस, एंड डिस्टेंस डिक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस। तो दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? ये दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल है। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑब्जर्वेटिव्स कॉल्ड एज पैरेलक्स एंगल। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस along which a star or planet is viewed at the 2 points of observations called as parallax angle, or it is also called as parallactic angle. तो कंसिडर करते हैं ये है स्टार और इसको हम ये यहाँ से अर्थ से 2 पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये दो डायरेक्शंस होगी इसकी। यहाँ पे भी सेम देखो, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से, और ये जो एंगल है ये है थीटा और ये डिस्टेंस हो जाएगा डी। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे रेडियन का। थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इस एस को हम लोग सेंटर मान ले और यहाँ से ऐसा हम सर्कल बनाएं
तो ये सेंटर रहेगा और ये इसकी रेडियस रहेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा उसका आर्क मतलब बेसिस, और ये बन जाएगी उसकी रेडियस। ये फॉर्मूला आप रट ही लो, आपको बहुत बार यूज़ करना ही है। तो ये आर्क और ये उसकी रेडियस, तो यहाँ पे आर्क क्या है, बी, बेसिस बी, एंड डिवाइड बाय उसकी रेडियस क्या है, डी। तो थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके बी डिवाइड बाय डी का यूज़ करके आप लोग क्या, आपको बेसिस तो पता रहेगा क्योंकि अर्थ पे है, आप लोग अर्थ पे ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो बेसिस आपको पता रहेगा। और आप वापस पूछोगे मैम थीटा कैसे निकालना है, थीटा तो हम लोग यहाँ पे कैसे मेजर कर सकते हैं, दूसरे स्टार पे, प्लैनेट पे कैसे मेजर करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वही हम लोग पैरेलक्स मेथड में यूज़ करने वाले हैं। तो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी, तो ये थीटा हम लोग पता करने वाले हैं। बी तो हमें पता ही है क्योंकि अर्थ पे है, तो हमें ये डी निकालते आएगा बाय यूजिंग दिस टू वैल्यूज़। तो अभी बी तो कैसे निकालना है पता चल गया, अब थीटा कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं, मतलब पैरेलक्स एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखते हैं। और इन दोनों का रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर ही आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज में, स्टार ए इज़ फादर देन स्टार बी, देन विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलक्स एंगल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हम अर्थ पे हैं और ए दूर है, उसके नज़दीक बी है, तो ये ए स्टार है और ये बी स्टार है, तो किसका पैरेलक्स एंगल ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली आपको पता है, अगर ये डिस्टेंस दो डायरेक्शन से निकालें, वही दो डायरेक्शन हम ए से निकालें, तो ए का पैरेलक्स एंगल छोटा रहेगा और बी का पैरेलक्स एंगल बड़ा रहेगा। हम बोल सकते हैं थीटा ए इज़ लेस देन थीटा बी, तो ये उसका आंसर रहेगा। डोंट वरी, सभी नोट्स मैंने दिए हैं, लास्ट में मैं आपको देने ही वाली हूँ, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी हम चलते हैं मेन पैरेलक्स मेथड में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं और पैरेलक्स एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ पैरेलक्स मेथड एग्जैक्टली, उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सभी मैंने पढ़ा दी है, अभी आपको इजीली समझ में आएगा। अभी इसमें बस पैरेलक्स एंगल कैसे मेजर करना है जो कि प्लैनेट के वहाँ पे है, तो उसको कैसे मेजर करोगे। देखो, इसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि सन सेंटर में होता है और सभी प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व करते हैं। तो ये सन है और अभी हम लोग अर्थ पे है, तो अर्थ का रोटेशन हम कंसीडर करेंगे, तो अर्थ ऐसे रोटेट होगी सन को, इस ऑर्बिट में अर्थ रोटेट हो रही है। तो अर्थ को ये रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं आपको पता होगा, 1 साल लगता है, जिसको हम बोलते हैं 365 डेज़ लगते हैं। 1 साल में 365 डेज़ होते हैं। तो कंसीडर करते हैं अर्थ यहाँ पे रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर हम लोग 2 पॉइंट्स लेंगे और वो 2 पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट से स्टार का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। देखो, अभी हम लोग मुंबई में हैं और पूना या फिर नासिक में, नासिक और मुंबई से दोनों पोजीशन से आप स्टार का डिस्टेंस मेजर करोगे तो उतना एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी अवॉइड करने के लिए बेटर आइडिया दूसरा क्या है कि हम लोग, सपोज़ मैं नासिक से मेजर करी तो नासिक में ही रहूँगी, वही पोजीशन रहेगी, बट मैं डे चेंज कर दूँगी। मतलब कैसे, देखो, अभी पूरे साल में हम लोग कौन सा भी एक डे कंसिडर करेंगे। सपोज़ उस डे पे अर्थ यहाँ पे है, हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ से उस दिन में ये स्टार, ये जो स्टार है इसको हम एस नाम देते हैं, तो ये स्टार को मैं ऑब्ज़र्व करूँगी। यहाँ से 365 डेज़ में से कौन से भी एक दिन मैं इस स्टार को ऑब्ज़र्व करूँगी। अभी इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मुझे एंगल तो मिलता नहीं, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, इसको मैं थोड़ा रफ करती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं एक इससे भी दूर का एंगल, मतलब इसका बैकग्राउंड तो चेंज होगा नहीं, तो इसके भी दूर का एंगल मैं कंसीडर करूँगी। देखो, आपको पता होगा कि हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि सन से आने वाली जो रेज़ है वो सभी रेज़ एक दूसरे को पैरेलल है, हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं। पैरेलल रेज़ का मतलब क्या होता है कि 2 रेज़ के बीच का जो एंगल है, ये 2 पैरेलल लाइन्स है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल 0 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये स्टार बहुत दूर है, तो इससे जाने वाले जो 2 डायरेक्शंस हैं, ये 2 डायरेक्शन ऐसे कम होते होते जाएगा, तो एक पोजीशन पे ये एंगल नियरली इक्वल टू 0 ही बन जाएगा। मतलब हमें जब वो एंगल 0 बन गया तो हमें लगेगा कि यहाँ से आने वाली जो रेज़ है वो एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसे हमें लगेगा।
तो ऐसे ही इसका यूज़ करके हम लोग एक दूर का प्लैनेट कंसिडर करेंगे। तो सपोज मैंने वो प्लैनेट कंसिडर, दूसरा स्टार, दूर का स्टार मैंने कंसिडर किया। कंसिडर करते हैं यहाँ पे ये और एक स्टार है। ओके, तो देखो हमें डिस्टेंस इसका मेजर करना है, इस स्टार का जो थोड़ा बहुत नज़दीक है, और ये जो स्टार है ये बहुत ही दूर है। तो यहाँ से ये बहुत दूर है, मतलब एंगल, पैरेलक्स एंगल इसका 0 होगा। और हम कितना भी दूर से उसको ऑब्जर्व करें, कौन सी भी पोजीशन पे ऑब्जर्व करें, वो हमें वही का वही दिखेगा, क्योंकि बहुत दूर है, क्योंकि पैरेलक्स एंगल है ही नहीं उसमें। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अपने टेलीस्कोप को यहाँ पे फोकस करेंगे इस स्टार के ऊपर, और फिर मैंने टेलीस्कोप को यहाँ पे फोकस किया अर्थ। तो अर्थ को सबसे पहले मैंने यहाँ से, अर्थ से टेलीस्कोप को इस स्टार के ऊपर फोकस किया, और यहाँ से फोकस करने के बाद फिर मैंने इस स्टार के ऊपर फोकस किया। मतलब देखो इसको हमने एक रेफरेंस लाइन एज कि कोई भी एंगल बनाने के लिए आपको 2 लाइंस की ज़रूरत होती है। तो एक लाइन यहाँ पे तो हमें मिल जाती, लेकिन एंगल हम कहाँ से मेजर करते, तो वो रेफरेंस लाइन, एज ए रेफरेंस हमने ये स्टार लिया है। तो पहले मैंने इसको यहाँ पे फोकस किया और फिर यहाँ पे फोकस किया। तो देखो यहाँ से और एक लाइन ऐसे गई इस स्टार के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना, इसको मैंने नाम दिया θ1। अभी ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है, मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना होता है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये डिस्टेंस आपको पता है। अब 6 महीने के बाद, आपने जिस दिन ये रीडिंग लिया था उसके 6 महीने के बाद अर्थ कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आधा ऑर्बिट अर्थ ने कंप्लीट कर चुका होगा। तो 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पे रहेगी। यहाँ से भी अगर ये दूर के स्टार को आप ऑब्जर्व करते हो, सन देखो, सन हमें वही का वही दिखता है, चाहे आप कितने भी दिनों के बाद उसको ऑब्जर्व करो। तो यहाँ से ये वापिस ये स्टार आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, दूर का स्टार। तो हमने यहाँ से वापिस इस स्टार को मेजर किया, फोकस किया टेलीस्कोप को यहाँ से, और यहाँ पे फोकस करने के बाद ये नज़दीक के स्टार में अभी आपको टेलीस्कोप इधर घुमाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से फोकस किया रेफरेंस लाइन और इसको इधर घुमाया, तो इसको ये डायरेक्शन आपको मिली, और यहाँ पे ये एंगल आपको मिला θ2। अब ये एंगल अर्थ के ऊपर लिए है, तो ये एंगल आपको पता है। तो इन दोनों, यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ तो एज पर ज्योमेट्री देखो यहाँ पे भी ये कितना डिस्टेंस रहेगा, 1 AU। मतलब देखो ये बेसिस बन गया, अभी ये टोटल क्या बन गया, आपका बेसिस बन गया। 2 पोजीशंस ली ना, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 + 1 मतलब 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट मिलेगा आपको बेसिस। तो आपको बेसिस मिल गया। अब ये एंगल रह गया, ये एंगल और ये डिस्टेंस D, हमें ये D निकालना है। तो अभी देखो एज पर ज्योमेट्री ये एंगल अगर θ1 है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, θ1 ही रहेगा। सिमिलरली ये एंगल θ2 है तो ये एंगल कितना रहेगा, θ2 रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, θ1 + θ2, ये दोनों मिला के आपको ये एंगल मिलेगा। ओके, और यही हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलक्स एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलक्स एंगल। मतलब देखो आपको थीटा मिल गया, बी मिल गया। अब फॉर्मूला यूज़ करो, कौन सा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का। तो ये सेंटर है, ये उसका आर्क बनेगा, ये सेंटर का सर्कल बनेगा, और ये सेंटर की रेडियस बनेगी डी। तो आर्क क्या है आपका 2 AU, मतलब 2 AU डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है d, और थीटा तो आपने बाय यूजिंग दिस θ1 θ2 थीटा आपको मिल गया। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला d इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे, यहाँ पे 2 AU की जगह पे आप लोग b भी ले सकते हैं, या ऐसे नेसेसरी नहीं, यहाँ पे आपको अर्थ के ऊपर ही 2 पोजीशंस आप ले सकते हैं, बट ये बेटर है, ये अभी सबसे ज़्यादा फेमस है, यही किया जाता है, साइंटिस्ट लोग यही यूज़ करते हैं तरीका, अगर डिस्टेंस मेजर करना है किसी स्टार का, किसी प्लैनेट का। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हमें मिलेगा b अपॉन, ये d इधर गया तो थीटा इधर आ जाएगा, सो b अपॉन थीटा। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन मेजर द डिस्टेंस, और इसी को कहा जाता है पैरेलक्स मेथड। One method used to measure the distance between a star and the Earth is the method of parallax. First, we determine the location of the selected star in relation to other, more distant ones. After 6 months, we determine the location again. In this time, the Earth has moved half a revolution around the Sun. We then know the distance between points 1 and 2 and the so-called angle of parallax.
Using the trigonometric functions, we can calculate the distance between the star and the Earth. The distance from the stars is usually expressed in parsecs. A parsec, PC, is the distance from an imaginary star that has a parallax of 1 arcsecond. So the distance to a star in parsecs is equal to the reciprocal of the parallax in arcseconds. तो बच्चों होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अब बारी है नोट्स की। चलो नोट्स कॉपी कर लो। यह है पेज नंबर 9 जिसमें हम स्टडी करें मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पेज नंबर 9। यह है पेज नंबर 10। पेज नंबर 11। 12, 13, ये मेथड मैंने रेडियन में एक्सप्लेन की। देखो मेथड ऑफ रेडियन में ये एक्सप्लेन किया। मेजरमेंट डायमीटर मेजर किया था प्लैनेट का, वही ये मेथड है। पेज नंबर 14। और ये है लास्ट का पेज नंबर 15। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्चुअली वीडियो बड़ा बन गया है बट मैंने डिटेल में लिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा और होप सो आपको बोर नहीं हुआ होगा। बहुत डिटेल में हो गया वीडियो बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।